दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे यहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ। तो दोस्तों तो आपका स्वागत करता हूँ द चैंपियंस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ठीक है ना। आइए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है, वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना है, ठीक है ना। ये इसका सिंबल है, ठीक है ना। एक सिंबल को फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा। और ये जो बीच में ये बना है दोस्तों ये वाला, ये वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ का सिंबल है, ठीक है ना। जो अगला फ्रेंड्स ये स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड का सिंबल है, स्विच के बिना मुख्य फ्यूज बोर्ड का। ये देखिए ये मुख्य फ्यूज बोर्ड है जो, और ये वाला जो है ये वितरण फ्यूज बोर्ड है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स ये वाला जो है ये स्विच के साथ मुख्य फ्यूज बोर्ड है, स्विच के साथ। दोस्तों देखिए अगर स्विच लगा होता है ना तो बीच में आधा देखिए, आधा जो है डार्क है, आधा जो है वाइट है, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें भी देखिए यानी कि दो भाग होता है इसमें, ठीक है ना। और जो स्विच के बिना होता है उसमें दो भाग नहीं होता है, उसमें सिंगल एक ही भाग होता है, इसमें दो भाग होता है स्विच के साथ वाला में, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं स्विच बोर्ड की स्थापना के बारे में। तो याद रखिएगा किसी भी वॉश बेसिन या किचन इकाई के 2.5 मीटर के दायरे में स्विच बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको वो बताता हुआ चलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट दोस्तों चीज़ है, ठीक है ना। देखिए जो मतलब सूरज की रोशनी या किसी भी अन्य कारक जैसे बारिश, कोहरे आदि के संपर्क में जो है कोई भी स्विच बोर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर आंतरिक वायरिंग के संबंध में भारतीय विद्युत नियम क्या क्या है। देखिए घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले चालक का न्यूनतम आकार तांबे में, अगर तांबे में बात करें तो 1/1.12 मिलीमीटर, या एल्युमिनियम के बात पर एल्युमिनियम का तार में 1/1.40 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तांबे का 1/1.12 है और एल्युमिनियम का जो है 1/1.40 है, ठीक है ना। लचीले तारों के लिए न्यूनतम आकार जो है 14/913 मिलीमीटर है, ठीक है ना। दोस्तों जो मीटर बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, वह जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। और जो आवरण है वो 3 मीटर के कमरे के जमीनी स्तर की ऊंचाई पर चलाया जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मंजिल स्तर से 1.3 मीटर ऊपर किसी भी ऊंचाई पर एक स्विच स्थापित किया जाएगा। और सॉकेट आउटलेट वांछित के रूप में मंजिल से 0.25 या 1.3 मीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और प्रकाश कोष्ठक को जमीनी स्तर से 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर तय किया जाना चाहिए। एक उप परिपथ में अधिकतम 10 जो है यानी कि अधिकतम 10 हम जो है मतलब उसमें लगा सकते हैं लोड, 10 लोड, ठीक है ना, 10 लोड। और वो जो अधिकतम जो भार है वो 800 वाट, 10 पॉइंट और 800 वाट याद रखिएगा, एक है उप परिपथ में, ठीक है ना, सब सर्किट में। और देखिए हरा तार विद्युत परिपथ में ग्राउंडिंग या अर्थिंग के लिए होता है, याद रखिएगा हरा तार, ठीक है ना, हरे रंग का होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए याद रखिएगा आमतौर पर स्विच में केवल 2 तार होते हैं, अर्थात तटस्थ और फेस, यानी कि एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। देखिए लाल तार एक विद्युत परिपथ में फेस यानी कि लाइव तार को दर्शाता है, याद रखिएगा लाल, ठीक है ना। कभी कभी स्विच लेग्स में उपयोग किया जाता है और स्मोक डिटेक्टरों के बीच में जो है एक दूसरे का संपर्क होता है, जो कि बिजली प्रणाली में हार्ड वायर्ड होते हैं। चलिए ये देखिए काली तार का उपयोग सभी परिपथों में बिजली के लिए किया जाता है या ब्रेकर से स्रोत में बिजली पहुंचाता है, ठीक है ना। सफेद या भूरी तार तटस्थ तार है, यानी कि तटस्थ तार देखिए यहाँ पर आए तभी ये मतलब न्यूट्रल तार है, ठीक है ना। तो और अप्रयुक्त बिजली वर्तमान लेता है, करंट लेता है, जो ब्रेकर या मुख्य ब्रेकर पैनल में वापस भेजा जाता है। दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट या पॉइंट है, एकल फेज लाइन जो है वो लाल या भूरा हो सकता है, एकल फेज उदासीन है तो काला या नीला, एकल फेज सुरक्षात्मक ग्राउंड या भू संपर्क जो हरा होता है, ठीक है ना, ग्राउंडिंग वाला। 3 फेज लाइन जो है 3 फेज लाइन 1 लाल, 3 फेज लाइन 2 पीला, 3 फेज लाइन 3 नीला, यानी कि हम जानते हैं कि 3 फेज में 3 तार होता है, तो तीनों का रंग क्या होता है, लाल पीला और नीला होता है, लाल पीला और नीला होता है, ठीक है ना, हरा नहीं होता, याद रखिएगा लाल पीला और नीला होता है, RYB होता है, ठीक है ना, रेड येलो ब्लू। 3 फेज उदासीन, तो उदासीन जो 3 फेज में जो उदासीन वाला तार होता है अगर तो वो काला कलर का होता है। 3 फेज सुरक्षात्मक ग्राउंड या भूसंपर्क जो हरा या हरा पीला होता है, ठीक है ना। दोस्तों देखिए वायरिंग प्रणाली और उसके अनुप्रयोग। दोस्तों क्लीट वायरिंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो अस्थायी प्रतिस्थापन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि अस्थायी प्रतिस्थापन के लिए हम कौन सी वायरिंग का प्रयोग करते हैं, तो क्लीट वायरिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कार्यक्रम या समारोह में कहीं हम जाते हैं तो जो वायरिंग मतलब वहाँ पे की जाती है दोस्तों, जैसे शादी ब्याह में जो है जो वायरिंग होती है दोस्तों, लोग आते हैं जनरेटर वाले जो आते हैं लगाते हैं, तो मतलब फिर तो निकाल कर लेकर चले जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अस्थायी प्रतिस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी वायरिंग करते हैं, क्लीट वायरिंग बोलते हैं, क्लीट वायरिंग, वायर जाएंगे बीच में कहीं क्लीट लगा देंगे, ठीक है ना, पिन से ठोक देंगे फिर उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो क्लीट वायरिंग। अगला है लकड़ी के आवरण वाली आच्छादन वायरिंग, इसको हम कहाँ करते हैं, आवासीय इमारत कार्यालय, लेकिन इन्हें CTC और PVC वायरिंग द्वारा बदल दिया गया है, ठीक है ना। अगला है देखिए CTS या TRS वायरिंग, इसको हम आवासीय कार्यालय और वाणिज्यिक
के स्थानों में करते हैं। ठीक है, अगला है शीशा आच्छादित वायरिंग। यह सूर्य प्रकाश और बारिश और नम स्थानों के संपर्क में आने वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है। याद रखिएगा, नमी वाले स्थानों में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आता है और बारिश होता है वहाँ पर हम कौन सा वायरिंग करते हैं? शीशा आच्छादित वायरिंग करते हैं। ठीक है ना, लेड शीथेड वायरिंग करते हैं, लेड शीथेड वायरिंग। ठीक है ना, अगला देखिए नलिका वायरिंग यानी कि पीवीसी केबल। इसका जो हम कहाँ प्रयोग करते हैं? उद्योग में, कार्यशाला में, सार्वजनिक भवन, आवासीय, वाणिज्यिक और कार्यालय भवन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी केबल नलिका वायरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए SWG के बारे में, मानक तार गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो इसका देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज SWG BS 3737 1964 अब वापस ले लिया गया, द्वारा दिए गए तार के आकार को दर्शाने के लिए एक इकाई है। इसे इंपीरियल वायर गेज या ब्रिटिश स्टैंडर्ड गेज के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज को ही इंपीरियल वायर गेज या ब्रिटिश स्टैंडर्ड गेज के रूप में भी जाना जाता है। SWG आकारों का उपयोग लोकप्रियता में बहुत गिर गया है, लेकिन अभी भी गिटार स्ट्रिंग्स और कुछ विद्युत तारों में मोटाई के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्ग मिलीमीटर में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अब विद्युत स्थापना केबल्स में उपयोग किए जाने वाले तारों के लिए अधिक सामान्य आकार माप है। ठीक है ना, आकार माप है। अब देखिए दूसरा होता है अमेरिकन वायर गेज AWG। इसका फुल फॉर्म पूछता है अमेरिकन वायर गेज। यह तार चालक आकार के लिए एक अमेरिकी मानक है। गेज तार के व्यास से संबंधित है। AWG मानक में तांबा, एल्युमिनियम और अन्य तार सामग्री शामिल है। विशिष्ट घरेलू वायरिंग जो है कापर वायरिंग AWG संख्या 12 या 14 है। याद रखिएगा, विशिष्ट घरेलू कापर वायरिंग AWG संख्या 12 या 14 है। टेलीफोन वायर आमतौर पर 22, 24 या 26 होता है। गेज संख्या जितनी अधिक होगी व्यास उतना ही छोटा होगा और तार जितना पतला होगा। ठीक है ना, उतना ही पतला होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, घरेलू कापर वायरिंग अगर AWG में बात करें तो 12, 14 होता है। टेलीफोन वायर 22, 24, 26 उसका नंबर होता है। ठीक है ना, देखिए विद्युतीय वायरिंग जोड़ के प्रकार दोस्तों, पहला है ब्रिटानिया जोड़। क्या कौन सा है? ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जोड़ अनावृत ऊपरी तारों के लिए प्रयोग किए जाने वाले विद्युतीय जोड़ का एक रूप है जहां अच्छी तन्य दृढ़ता की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा। ठीक है ना, दो तारों में से प्रत्येक तार कलईदार होते हैं और फिर उनमें से प्रत्येक में झुके हुए एक छोटे ढलान होते हैं तथा फिर पूरे तार को जोड़ने से पहले एक साथ कलईदार तार के साथ बंधे होते हैं। ब्रिटानिया जोड़। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, इस जोड़ को हम बोलते हैं ब्रिटानिया जोड़ बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रिटानिया जोड़। दोस्तों ये आपको फिगर देकर पूछ सकता है कि बताइए कौन सा जोड़ है, तो याद रखिएगा कौन सा जोड़ है? ब्रिटानिया जोड़ है। ठीक है ना, आइए अगला दोस्तों संयुक्त जोड़। इसका फिगर देख लिए दोस्तों, ये है संयुक्त जोड़। ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त जोड़ घरेलू वायरिंग, भूयोजन इत्यादि जैसे बहुस्ट्रैंड वाले केबलों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुस्ट्रैंड का मतलब क्या है दोस्तों कि जिसमें एक से अधिक तार होते हैं ना, जैसे एक तार है तो इसमें देखिए मतलब जो नंबर ऑफ जो इसमें स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए तार अनस्ट्रैंडेड होते हैं, फिर दूसरे केबल के तारों के साथ अनर्गठित होते हैं, फिर अंतिम में जोड़े जाने से पहले एक साथ संयुक्त घुमाए हुए होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये दोनों जो है ये किस चीज़ का है दोस्तों? ये दोनों जो है संयुक्त जोड़ का मतलब यहाँ पर फिगर आपको दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको जो ऐसे मतलब जोड़ते हैं तो फिर ऐसे मतलब स्टेप पहला ये वाला स्टेप, ये स्टेप पहला है, उसके बाद उसको जोड़ कर हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त जोड़ बोलते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद है वेस्टर्न यूनियन स्लाइस जोड़। वेस्टर्न यूनियन स्लाइस जोड़ देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला दोस्तों ये जो फिगर है इसको जोड़ के हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, इसको स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, मतलब ऐसे शुरुआत करते हैं और ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? यह छोटे ठोस केबल के लिए एक सीधा जोड़ है। छोटे ठोस केबल के लिए यानी जिसमें केवल 2 ही वायर होता है। ठीक है ना, एक दूसरे इस तार का, एक इस तार का। ठीक है, यह 2 चालकों को संकलित स्थिति में लाकर पूरा किया जाता है और फिर प्रत्येक तार में लंबा झुकाव और मोड़ बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन स्लाइस जोड़। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ऐसा ये वाला जोड़ है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों देखिए बैटन तार स्थापन। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चलिए पढ़ लेते हैं। बिजली तार स्थापन, जहाँ तार या तार का एक बंडल लकड़ी के बैटन के ऊपर रखा जाता है उसे बैटन तार स्थापन के रूप में जाना जाता है। इन तारों को पीतल की क्लिप का उपयोग करने के लिए बैटन में रखा जाता है और क्षैतिज रन के लिए 10 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर रन के लिए 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। अगर क्षैतिज रन है तो 10 सेंटीमीटर और अगर ऊर्ध्वाधर है तो 15 सेंटीमीटर का गैप रखा जाता है। ठीक है ना, देखिए इसके लाभ क्या हैं? बैटन तार स्थापन के लाभ क्या हैं? यह एक साधारण तार स्थापन प्रणाली है। बैटन तार स्थापन प्रणाली का एक बेहतर लंबा जीवन काल होता है। अपवर्तन धारा की कम संभावना होती है। टिकाऊ और अच्छी सामर्थ्य होता है। क्षरण धारा की संभावना बहुत कम होती है। बैटन तार स्थापना के लाभ है, लेकिन इसका नुकसान क्या क्या है? आग लगने का खतरा संभव है। रखरखाव के बाद इस तार स्थापन प्रणाली की सुंदरता को बनाए नहीं रखा जाता है। यह केवल 250 वोल्ट तक स्थापित है और यांत्रिक चोट का खतरा संभव है। ठीक है ना,
आइए उसके बाद देखिए आई नियम के बारे में वोल्टेज पात अवधारणा। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए जो आई नियम 48 है वो क्या कहता है कि संस्थापन और भू के तारों के बीच रोधन प्रतिरोध इस तरह होना चाहिए कि लीकेज जो धारा है वो 1/5000 भाग या एक जो है FL धारा का यानी कि फुल लोड धारा का 0.02% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1/5000 आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रकाशन परिपथ में अनुमेय वोल्टेज जो ड्रॉप है, वोल्टेज पात है, आपूर्ति वोल्टेज का 2% है और एक वोल्ट है, ठीक है ना। पावर औद्योगिक परिपथ में अधिकतम अनुमेय वोल्टेज पात घोषित आपूर्ति वोल्टेज के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी वायरिंग संस्थापन का रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। भू प्रतिरोध 1 ओम के मान से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मात्रा और इकाई, प्रदीप्ति का इकाई क्या होता है यानी कि मात्रा क्या होता है, लक्स होता है। प्रदीप्ति का लक्स होता है। दीप्त तीव्रता का होता है कैंडेला, इसी को हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि एक भौतिक राशि है, ठीक है ना। तो प्रदीप्ति का लक्स होता है, दीप्त तीव्रता का कैंडेला होता है। ल्यूमिनेंस का कैंडेला प्रति वर्ग मीटर होता है, ल्यूमिनेंस का कैंडेला प्रति वर्ग मीटर होता है। प्रकाश का ल्यूमेन घंटा होता है, ल्यूमेन घंटा। दीप्त अभिवाह का यानी कि दीप्त फ्लक्स का ल्यूमेंस होता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। प्रदीप्ति का लक्स, दीप्त तीव्रता का कैंडेला, ल्यूमिनेंस का कैंडेला प्रति वर्ग मीटर, प्रकाश का ल्यूमेन घंटा, दीप्त अभिवाह का ल्यूमेंस होता है। देखिए कितना जो है मतलब किस स्थान पर कितना हमको जो है लक्स की जरूरत होती है, कितने प्रकाश की जरूरत होती है, कितने लक्स की, ठीक है ना। तो सामान्य देखिए लक्स जो है इसका मात्रक देख सकते हैं, लक्स का प्रदीप्ति का मात्रक है, ठीक है ना, प्रदीप्ति का मात्रक लक्स है। तो हमको कितना जो है प्रदीप्ति चाहिए, तो सामान्य कार्यालय है तो उसमें 500 चाहिए, कंप्यूटर वर्क स्टेशन पे 500 चाहिए, कारखाना संयोजन क्षेत्र में 500 चाहिए दोस्तों। कच्चा कार्य है तो 300 चाहिए, 300 लक्स की जरूरत है। मध्यम कार्य में 500 लक्स की। बहुत महीन कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बहुत महीन कार्य जो है 1500 हमको लक्स की आवश्यकता होती है बहुत महीन कार्य में, ठीक है ना। यांत्रिक संयोजन है तो 1000 लक्स की जरूरत होती है। ज्वेलरी संयोजन और मरम्मत में भी 1500 की आवश्यकता होती है, 1500 लक्स की। अब देखिए अस्पताल संचालन, सिनेमा घर, अस्पताल संचालन और सिनेमा घर में 50,000 लक्स की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है केबल का प्रकार, वोल्टेज स्तर, ठीक है ना। तो जो LT केबल होता है, निम्न तनाव केबल होता है दोस्तों, वो 0 से 1 किलो वोल्ट तक ही मतलब उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो 1 किलो वोल्ट यानी कि 1000 वोल्ट तक, 0 से 1000 वोल्ट तक अगर वोल्टेज है तो हम LT केबल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद HT केबल आता है दोस्तों, तो इसका जो वोल्टेज लेवल है 1 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 11 किलो वोल्ट यानी कि 11000 वोल्ट। उसके बाद आता है ST केबल यानी कि इसको बोलते हैं सुपर टेंशन केबल। तो इसका जो वोल्टेज का जो है वो 11 से 33 किलो वोल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जो ST केबल है 11 से 33 किलो वोल्ट। और उसके बाद है अतिरिक्त उच्च तनाव केबल यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होता है 33 से 66 किलो वोल्ट, 33 से 66 किलो वोल्ट इसका वोल्टेज, ठीक है ना, रेटिंग है दोस्तों। उसके बाद आता है EST केबल यानी कि अतिरिक्त अति तनाव केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। ये 66 किलो वोल्ट से यानी कि 66,000 वोल्ट से ऊपर के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं इस केबल का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 0 से 1 किलो वोल्ट है तो LT केबल, 11 किलो वोल्ट तक HT केबल, 11 से 33 ST केबल, 33 से 66 EHT केबल और 66 से ऊपर जो है EST केबल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रतीक है भूसंपर्कन का यानी कि अर्थिंग का प्रतीक ये वाला है, ऊपर पहला वाला, ठीक है ना। उसके बाद परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर का ये सिंबल होता है, ठीक है। धारा ट्रांसफार्मर का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है। उसके बाद बस बार का सिंबल देखिए केवल सिंगल लाइन होता है। विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। तो धारा ट्रांसफार्मर का याद रखिएगा, विभव ट्रांसफार्मर का भी याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तड़ित रोधक का यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल ऐसा होता है। फ्यूज का सिंबल देखिए ऐसा होता है फ्यूज का। ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर दोस्तों और ये वाला दोस्तों सेम ही है, विभव ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। देखिए विलगक का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, विलगक का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। अनुबद्ध विलग कारक का सिंबल ये होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एकल फेज वाले प्रेरण मोटर का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल फेज हम लोग का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो मोटर है, ठीक है ना, एकल फेज मोटर है। विभक्त फेज मोटर यानी कि स्प्लिट फेज मोटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, छोटे ड्रिल के प्रेस में, दुकान के प्रेसक, छोटी पट्टी से खींचे जाने वाले वाहक और धुलाई मशीन में हम करते हैं, ठीक है ना। अगला जो मोटर है दोस्तों संधारित्र चलित मोटर है यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। तो इसका प्रयोग हम संपीडक, वाहक,
प्रशीतित्र और छत के पंखे में हम संधारित्र चलित मोटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है छायांकित ध्रुव मोटर का प्रयोग, देखिए हेयर ड्रायर, खिलौने, रिकॉर्ड प्लेयर, छोटे पंखे, विद्युत चालित घड़ियों में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एसी श्रेणी मोटर का प्रयोग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलाई मशीनें, रसोई उपकरण, मेज के पंखे, फूड मिक्सर और वैक्यूम क्लीनर में एसी सीरीज मोटर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों कार्बन जस्ता का वोल्टेज दिया है, तो कार्बन जस्ता का देखिए ये प्राथमिक सेल है, ठीक ना, यानी सब प्राइमरी सेल हैं। तो प्राइमरी सेल में बहुत सारे सेल आते हैं, कार्बन, जिंक आता है, जस्ता, क्लोराइड, मैग्नीज, क्षारीय, सिल्वर ऑक्साइड, लिथियम और मरकरी आता है। तो ये सभी क्या है, ये जो है सब प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, जिनको हम जो है चार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका वोल्टेज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर कार्बन जस्ता प्रकार का अगर प्राथमिक सेल है तो उसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। कार्बन जस्ता का 1.5 वोल्ट है, जस्ता क्लोराइड भी 1.5 वोल्ट, मैग्नीज, क्षारीय का 1.5 वोल्ट, सिल्वर ऑक्साइड का 1.5 वोल्ट। तो ये चारों का दोस्तों 1.5 वोल्ट, ठीक है ना, 1.5 वोल्ट। इन चारों का मतलब ध्यान रखेगा कि इन सभी का 1.5 वोल्ट है। लेकिन उसके बाद जो है लिथियम बैटरी का जो है, लिथियम सेल का 2.95 होता है और मरकरी का 1.35 होता है। तो दोस्तों केवल आप लिथियम और मरकरी का याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो लिथियम का 2.95 सबसे अधिक है, मरकरी का 1.35 होता है, ठीक है ना। बाकी सबका जो है देख सकते हैं सबका 1.5 वोल्ट ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों द्वितीयक सेल आ गया। द्वितीयक सेल यानी जिसको हम दोबारा चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग को जो मोबाइल में जो बैटरी लगा है दोस्तों, जो बैटरी लगा है मोबाइल में, वो हम दोबारा चार्ज करके फिर से प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वो सब द्वितीयक सेल में आते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए द्वितीयक सेल में पहला है लीड अम्ल, लीड एसिड बोलते हैं इसको। तो इसका जो वोल्टेज होता है वो 2.2 वोल्ट होता है। उसके बाद है निकिल लोहा एडिशन सेल बोलते हैं इसी को, 1.36 वोल्ट होता है। निकिल कैडमियम का 1.25 वोल्ट होता है। सिल्वर जस्ता का 1.86 वोल्ट होता है। सिल्वर कैडमियम का 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला है पिन प्रकार का विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर दोस्तों, यानी कि देखिए ये जो यही इंसुलेटर का यही जो है ये पिन इंसुलेटर का जो है बनाया गया है फिगर, ठीक है ना। तो अब इसको देख सकते हैं, इसका जो एक जो है फिगर का नाम, इसका एक जो है पार्ट का नाम भी बताया गया है, ठीक है ना। नीचे वाला देखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील पिन जो है इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बहुत इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह ध्रुव पर पार भुजा में सुरक्षित होता है। चालकों के ढांचों के लिए विद्युत रोधी के ऊपरी छोर पर खांचे होते हैं। चालक इस खांचे के माध्यम से पारित होता है और चालक के रूप में समान पदार्थ के तापानुशीतन तार द्वारा सीमित होता है। पिन प्रकार के विद्युत रोधी का प्रयोग 33 किलो वोल्ट तक वोल्टेज पर विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए किया जाता है। तो इसमें दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है कि 33 किलो वोल्ट तक इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में 33 नहीं रहेगा तो 11 रहेगा, तो 11 सही करेंगे। 33 रहेगा तो दोनों रहेगा, 11 से 33 रहता है, ठीक है ना। तो 33 तक भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। तनाव में इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोर प्रकार और खोल प्रकार ट्रांसफार्मर के बीच अंतर यहाँ पर नीचे दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। कोल प्रकार और खोल प्रकार, यहाँ पर देखिए कोर प्रकार में इसमें एक योजक और 2 शाखा होते हैं, और खोल प्रकार में इसमें 2 योजक और 3 शाखा होते हैं। पहला कोर प्रकार में दोनों शाखा को कुंडली के साथ प्रदान किया जाता है और कोर को कुंडली से घिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों खोल प्रकार में क्या होता है, केवल मध्य शाखा में कुंडली दी गई है और कुंडली को कोर से घिरा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है दोस्तों कोर में क्या होता है, दोनों शाखा का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक कोर टाइप है, दूसरा सेल टाइप है, इसी को हम खोल टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाहरी शाखा और मध्य शाखा का एक अलग पार अनुभागीय क्षेत्र होता है। इसमें देखिए क्षरण अभिवाह अधिक होता है और शक्ति हस्तांतरण क्षमता कम है। लेकिन जो है सेल वाले में क्षरण अभिवाह कम है और शक्ति हस्तांतरण क्षमता अधिक है। कुंडली के लिए तांबे की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कोर टाइप में। सेल टाइप में कुंडली के लिए तांबे की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। कोर टाइप में कम मात्रा में रोधी सामग्री की आवश्यकता होती है, सेल टाइप में अधिक मात्रा में रोधी सामग्री की आवश्यकता होती है। कोर टाइप में उच्च वोल्टेज और छोटे केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर उपयुक्त हैं और सेल टाइप में कम वोल्टेज और बड़े केवीए रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर उपयुक्त हैं, ठीक है ना। यानी कि हाई वोल्टेज और लो रेटिंग चाहिए तो कोर टाइप प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कम वोल्टेज और बड़े केवीए रेटिंग वाला चाहिए तो हम सेल टाइप का प्रयोग करते हैं। तो कोर टाइप में उच्च वोल्टेज शक्ति संचार के लिए उपयुक्त है दोस्तों, यानी कि हाई वोल्टेज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कोर टाइप का, और लो वोल्टेज के लिए हम जो है सेल टाइप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में देख लें। ट्रांसफार्मर तो जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका फिगर बनाया गया है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं,
ऊंचाई और अपचाई होता है, ठीक है ना। तो ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई यानी कि स्टेप अप, इसका जो है मतलब ये क्या करता है दोस्तों, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। ऊंचाई जो स्टेप अप जब वोल्टेज को बढ़ाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि वोल्टेज को बढ़ाता है तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होता है ना, टर्नों की संख्या होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होता है, बस इतना याद रखिएगा। और अपचाई में क्या होता है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो ये वोल्टेज को घटा देता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ जो टर्न होता है ना, टर्नों की संख्या वो जो है कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है कि टर्न की संख्या जो है कम होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं व्याख्या क्या किया गया है इसमें। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है व्याख्या, ठीक है ना। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा कि जो फ्रेंड्स द्वितीय कुंडली पतले विद्युत रोधित तार से बनी होती है, जबकि प्राथमिक कुंडली मोटी विद्युत रोधित तार से बनी होती है, ठीक है ना। ये कोर प्रकार और सोल, ये तो दोनों तो वही है दोस्तों, जो अभी मैं पीछे बताया हूँ ये वही है, ठीक है ना। ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का यहाँ पे जो है संरचना दिखाया गया, कंस्ट्रक्शन दिखाया गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेटर जो है, जो स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दिया जाता है दोस्तों, 3 फेज ऐसी आउटपुट नहीं, अल्टरनेटर दोस्तों यानी कि यहाँ से आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। इसको इसमें क्या होता है कि जो बीच में जो रोटर होता है उसको घुमाया जाता है, ठीक है ना। टरबाइन की सहायता से बीच को इसको घुमाया जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, जो यहाँ से जो है इस यहाँ से जो है उसका आउटपुट हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। 3 फेज ऐसी आउटपुट मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए फिगर का दोस्तों नाम, फिगर आपको दिखाकर पूछ रहे हैं कि ये इस पार्ट का नाम बताइए दोस्तों। तो यहाँ जो यहाँ पर गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, कंडक्टर है, चालक है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो रोटर पे जो वाइंडिंग की गई है उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है घूमने वाला जो है बीच को, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे ऊपरी वाले भाग को हम स्टेटर बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सबसे ऊपरी वाले भाग को आर्मेचर बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों जो यहाँ पे आपको गोल 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 दिखाया जा रहा है ना, तो ये मतलब क्या है, चालक है। चालक पे ही, चालक पर ही उस पर हम क्या किए रहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग या 3 फेज वाइंडिंग हम किए रहते हैं, उसी पर हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग उसी को बोलते हैं दोस्तों। और जो बीच में जो रोटर है ना, बीच में जो रोटर है वहाँ उसको हम डीसी सप्लाई जो है उसको हम देते हैं, बीच में डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है ना, एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लगाया गया है, स्लिप रिंग भी लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है अल्टरनेटर का, ठीक है ना। देखिए और ये जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये पूरा जब जो है एकदम इस यहाँ पे ये तो है ये डीसी मोटर का सिंबल दोस्तों, किसका है, डीसी मोटर का सिंबल है। देखिए सबसे ऊपरी भाग को हम योग कहते हैं, उसके बाद जो ये पोल है इसको पोल शू बोलते हैं। और यहाँ पर जो यन लिखा हुआ है इसको हम इंटर पोल बोलते हैं दोस्तों, इंटर पोल बोलते हैं, ठीक है ना। इंटर पोलों को जो है मुख्य पोलों के बीच में लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर बीच में आर्मेचर होता है, इसमें आर्मेचर को घुमाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। मोटर में क्या होता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आप इसी में अल्टरनेटर में देखिए, अल्टरनेटर में आप देख सकते हैं कि आर्मेचर जो है स्थिर रहता है, स्थिर आर्मेचर स्थिर रहता है। ये बीच वाला फील्ड वाइंडिंग घूमता है, अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग को घुमाया जाता है। दोस्तों डीसी मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पे आपको गोल गोल दिख रहा है डॉट डॉट, वो कंडक्टर है, चालक है, ठीक है ना। और यहाँ पे पोल है, आप देख सकते हैं यस पोल है। और कम्यूटेटर दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कि रोटर में एक कम्यूटेटर भी यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। उसको देखिए स्लॉट्स हैं, बीच में एयर गैप होता है, ठीक है ना। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है जो देख सकते हैं कि स्टेटर का जो ये पोल है दोस्तों, जो पोल लगा हुआ है यहाँ पे जो है एक्साइटिंग कॉइल या इसको हम फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फील्ड वाइंडिंग जो है फील्ड वाइंडिंग किया होता है स्टेटर पर किया होता है डीसी मोटर में, ठीक है ना। और दोस्तों इधर देखिए और कौन सा है, ब्रश गियर जो है, ब्रश गियर एयर मैग्नेट यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, कापर लग है राइजर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कापर लग राइजर। और उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग, ये बीच वाला क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है ना। आर्मेचर वाइंडिंग जो है रोटर पर किया जाता है, ठीक है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है, स्टेटर जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये देखिए सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको योक बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे जो ये है ये पोल शू होता है दोस्तों, पोल शू होता है, मैंने इसमें दिखाया तो मैं आपको, ठीक है ना। देखिए यही है, सबसे ऊपर वाला भाग क्या योक है और ये क्या है, पोल शू है, ठीक है ना। और जो बीच वाला भाग है दोस्तों, जो ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, पोल, यहाँ पर देखिए पोल कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल कोर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो मतलब कैसे वो कार्य करता है, देखिए ये वाला ध्यान रखिएगा, नीचे जो पॉइंट है ध्रुव शू यानी कि पोल शू के क्या कार्य हैं, तो क्षेत्र कुंडल का यानी कि फील्ड वाइंडिंग का समर्थन करना और बेहतर एकरूपता के लिए फ्लक्स को प्रसारित करना और चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठम्भ को कम करना। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठम्भ को कम करना पोल शू का कार्य होता है, ठीक है ना। और फील्ड वाइंडिंग का समर्थन करना यह भी कार्य है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ एकदम अच्छे से। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो पर 25 लाइक आते हैं दोस्तों तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। PDF चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा 25 लाइक, ठीक फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छे से मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आता हूँ दोस्तों। अपलोड भी बहुत सारे कर दिया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर का कंप्लीट कर दिया हूँ, जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।